पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, वैसे तो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी चलती है, मैनेजमेंट उसको चलाती है, तो उसके पीछे सेट रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके तहत वो अपने काम रोज़ाना बेसिस पे कर रहे होते हैं। सही है। तो वो एक किस्म से गाइडलाइंस होते हैं। तो नॉर्मली पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम आपस में मिक्स करते हैं, लेकिन इसमें है डिफरेंसेस, स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस है। तो वो हमने कल पढ़े थे, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ। पॉलिसीज़ का मतलब है जनरल गाइडलाइंस, जो कि बिल्कुल एज अ फर्स्ट स्टेप, इन द वेरी फर्स्ट स्टेज हम उसे डिफ़ाइन करते हैं, हम इनिशिएट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई अगर हमारा इदारा चल रहा है तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे काम चलना चाहिए। तो बिल्कुल जनरल, यानी आप सपोज़ करो आपने एक नया सेटअप ओपन कर लिया, कोई नया इदारा है या आपकी कोई कंपनी है, और आप सबसे पहले उसमें बेसिक सी चीज़ें, गाइडलाइंस आप वो करते हो, पब्लिश करते हो या आप नोटिस बोर्ड पे लगा लेते हो। तो वो आपके माइंड में वैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपने उनको बताना है कि भाई आपने किस टाइम से किस टाइम तक ऑफिस में आना है, यहाँ आपने काम करना है। तो आप उनको बता देते हो कि भाई योर ऑफिस टाइमिंग्स विल बी 9 to 5 या और 9 to 6। ये एक जनरल गाइडलाइन है। तो दिस इज़ पॉलिसी, ये मैं पॉलिसी की डिफिनीशन बता रहा हूँ। सही है। इसी तरह आप उन्हें बताते हो कि यार आपका ड्रेस कोड ये होना चाहिए, ये भी एक पॉलिसी है। सही है। इसके अलावा आप उन्हें कहते हो कि यार कोई जो जो भी है एम्प्लॉइज़, उन्होंने उर्दू में या इंग्लिश में बात करनी है, किसी और नेटिव लैंग्वेज में वो बात नहीं कर सकते आपस में, ताकि ऑफिस का जो डेकोरम हो वो मेंटेन रहे। एक और पॉलिसी, तो ये जनरल गाइडलाइंस है जो कि इन द वेरी फर्स्ट स्टेज आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हो, और अभी तक उसके ऊपर आपने डिटेल्स नहीं दी कि भाई ये जो पॉलिसीज़ हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस पे काम कैसे करना है। जस्ट आपने बता दी ये ऐसे-ऐसे है। सही है। अब वो जो दूसरा स्टेज आ जाता है कि यार इस पे अब काम कैसे करना है, इस पे एक्ट कैसे करना है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, तो वो जो आप स्टेप बाय स्टेप आप उनको समझाते हो, उसे हम प्रोसीजर्स कहते हैं। प्रोसीजर लफ्ज़ का भी यही मतलब है ना, हम अक्सर औक़ात डेली लाइफ़ में भी प्रोसीजर का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो दवाई लिखते हैं, तो आपको वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको बताते हैं कि यार ये ऐसे-ऐसे अपने यूज़ करने हैं। तो वो कहते हैं कि यार दवाई लेने का जो है प्रोसीजर वो ये होता है। सही है? या जो भी चीज़ आप कोई प्रोसेस का आप बात कर रहे होते हो, तो आप कहते हैं यार इस चीज़ का प्रोसीजर ये है, इसकी प्रोसीजर ये है। तो प्रोसीजर मीन्स कि वो जो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप चला रहे हो। सही है? तो यानी पॉलिसी के ऊपर एक्ट करने के लिए जो आप स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो आपको ऑर्गेनाइज़ेशन बताती है, और उन्हें हम प्रोसीजर्स कहते हैं। सिंपल। तो वो जो मैंने आपको कहा कि यार आपने ड्रेस कोड मेंटेन रखना है, ये हुई पॉलिसी। अब प्रोसीजर क्या है? वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि यार ड्रेस कोड में क्या-क्या आना चाहिए, कैसे आपने मेंटेन रखना है। इसी तरह आपको डे बाय डे वो बताते हैं कि यार फ्राइडे को चले आप शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं जुम्मे के लिए, लेकिन बाकी दिनों वो आपने प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में आना है, पैंट और शर्ट, ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट। तो ये फिर आपको वो स्टेप बाय स्टेप समझा रही हैं। नीचे मैं एग्ज़ाम्पल भी एक आध आपको दे देता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस क्या चीज़ है? बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एक किस्म से नॉर्म ऑर्गेनाइज़ेशन का, जो पहले वो काम हुए हैं, चलते आ रही हैं, और उसकी वजह से इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स निकल आए हैं। यानी उसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन को फ़ायदा भी होता है, हमने नोट किया है। तो वो हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस बन जाते हैं। इवन अगर हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए ना भी हो, किसी बाहर ऑर्गेनाइज़ेशन बाकी में अगर हम देख लें, कि हम सोचें कि यार वो हमारी कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है किसी आईटी इंडस्ट्री में, आईटी या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है हमारी, और हम देखते हैं कि यार बाकी जो आईटी रिलेटेड कंपनीज़ है उसमें फलाँ काम इस तरीके से होता है, उसकी ये पॉलिसी है, तो वो बड़ी अच्छी चल रही है वो पॉलिसी, तो हम भी यही अपना लेते हैं। इसको कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। यानी जो मार्केट में प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं कि भाई उसकी वजह से कोई यानी उनका नुकसान हो रहा है या उनका एमी टाइम ज़ाया हो रहा है, कोई जस्ट फॉर्मेलिटी है, उसका फ़ायदा भी हो, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है। सिंपल पॉलिसी और प्रोसीजर को मिला के वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कि उसकी वजह से अच्छी रिजल्ट्स हमें ज़ाहिर हुए हो, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है। सही है? तो जल्दी से देख लेते हैं। अ गाइड टू बी फॉलोड इन अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। किसी भी सिचुएशन में जो हमें जनरल गाइडलाइंस मिलते हैं वो पॉलिसी है। सही। टाइमिंग एक अलग सर्कमस्टेंस है, उसके हवाले से हमें पॉलिसी बता दी जाती है। ड्रेस कोड के हवाले से एक अलग है,
लैंग्वेज एक अलग सर्कमस्टेंस है, वो हमें बता दिया जाता है। इस तरह अगर हम वो कहते हैं कि यार अगर कोई स्पेशल ओकेजन आता है तो उस पे आप लोगों ने ऐसे ऐसे एक्ट करना है, तो वो एक स्पेशल ओकेजन या सिचुएशन के लिए हम अलग पॉलिसी बताई जाती है। सही है, तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं। प्रोसीजर्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, देखिए मैंने स्टेप्स का लफ्ज़ बताया था आपको। सही है, कुछ पिक कर रहे हैं? मैं आपके लिए ख़ास तौर पे आप दोनों के लिए बता रहा हूँ आज। सही, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी क्या है? पॉलिसी। उसको कंप्लीट करने के लिए जो आप स्टेप्स फॉलो करते हैं वो हमारे प्रोसीजर्स हैं। सही, इट एक्सप्लेन्स हाउ अ पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड और अचीव्ड, वही बात। सही, असल में प्रोसीजर्स ही हमें बताते हैं कि पॉलिसी कैसे, उस पर काम कैसे करना है, उसको अचीव कैसे करना है। फिर बेस्ट प्रैक्टिस अ पॉलिसी और प्रोसीजर, मैंने कहा ना दोनों का कम्बिनेशन, वो उससे जब हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो एक नॉर्म बन जाती है, तो वो हम उसको बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं। एक्सेप्टेड एज बीइंग कंसिस्टेंटली मोस्ट इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब जिससे हमें फ़ायदा हो, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल जल्दी जल्दी से आप इनको नोट्स दे रहे हैं, ज़रा पढ़ लें आप, समझ आती है आपको कि नहीं? हाँ, हम पहले एग्जांपल को देखें, टू फॉलो द ट्रैवल एक्सपेंस। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई कोई बल्कि इससे ऊपर कंपनी माइट हैव अ पॉलिसी। नॉर्मली कंपनीज में होता है कि जब भी आप ट्रैवल पे जाते हैं, कोई असाइनमेंट आ गई है आउट ऑफ सिटी, तो आपको भेजते हैं और आपको कहते हैं कि यार अपने जेब से लगाएं जो भी खर्चा आता है। आप डायो में जा रहे हैं, आप ड्राइव यूज़ कर रहे हैं रास्ते में, आप इवन अगर रिक्शा यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी जेब से लगाएं जो जो जिस जगह पे आपके जो जो एक्सपेंसेस हो रही हैं, साथ में आप कोई एविडेंस रखें। आपने इवन कहीं पे अगर एक ग्लास शेक भी पी लिए, तो उस दुकानदार से उनका अगर हो कोई कागज़, कोई पेपर, उनका कोई हो पैड टाइप जिस पे उस दुकान का नाम आ रहा है, तो आप उनसे कहते हो कि यार मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पे आप ये जो एक ग्लास शेक भी है 200 का 300 का, आप इसके ऊपर प्राइस लिखें और सिग्नेचर कर लें, दुकान का नाम ऊपर आ रहा है कि भाई मैंने इस दिन इस दुकान से ये शेक पी है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो, वापस पे जब आते हो तो कंपनी आपको कहती है कि यार 5 दिन के अंदर अंदर आप लोग अपना एक्सपेंस क्लेम करें। कैसे क्लेम करते हैं? वो एक फॉर्म उठाते हैं और उस पे वो सारे अपनी डिटेल्स लिखते हैं कि मेरा इस दिन ये खर्चा हुआ है, खाने के ऊपर, जाने के ऊपर, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके, और साथ में वो एविडेंसेस सारे अटैच कर लेते हैं जो भी है। इवन अगर डायो में जा रहे हो तो वो रसीद आपको मिल जाती है। सही है, वो जो टिकट आपका होता है, तो ये सारे एविडेंसेस साथ में अटैच कर लेते हैं और फिर अकाउंट्स में जाते हैं, आपको फिर पैसे मिल जाते हैं। तो आप देखें पॉलिसी क्या है, जनरल गाइडलाइन इन द वेरी फर्स्ट स्टेज आपको उन्होंने बता दिया कि यार हमारी पॉलिसी ये है कि हम 5 दिन के अंदर आप लोग अगर क्लेम करें तो हमने आपको आपके पैसे देने हैं। सही है, ये पॉलिसी है। अब इस पे एक्ट कैसे करना है? सही है यार, 5 दिन के अंदर मैंने क्लेम करना है, लेकिन कैसे क्लेम करूं? जहां पे कैसे का लफ्ज आ जाता है तो वो प्रोसीजर बन जाता है। अब कैसे मैंने वो फाइल करना है, क्लेम कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, फॉर्म आप उठाते हैं। फॉर्म में आप अपना नाम, सारी चीज़ें लिखते हैं, अपनी डिजिग्नेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डिपार्टमेंट में है, आप किस मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख लेते हो। उसके बाद सेक्शन आ जाता है कि भाई आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं। सही है, उसमें कॉलम्स बने होते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी एक्सपेंस किस टाइप का है। फिर उसके सामने वो आ रहे होते हैं, रेट्स आ रहे होते हैं कि भाई नॉर्मल रेट क्या है, आपने कितना लगाया है और टोटल आपका कितना बन जाता है हर एक का। और फिर लास्ट में एक आप ओवरऑल टोटल निकालते हैं कि टोटल मेरे जेब से इतने निकले हैं। सपोज करिए कोई 1550 या कोई 15,500 निकले हैं। सही है, तो ये आप लिख लेते हो, साथ में पीछे आप स्टेपल कर लेते हो अपने सारे एविडेंसेस और आप रेफर कर लेते हो कि ये इसका एविडेंस ये है। सही है, नॉर्मली ये मैनुअल नहीं होता, हम लैपटॉप्स में एक्सेल में करके उधर ही सपोर्टिंग पिक्चर्स लेके अटैच कर लेते हैं। अब ये जो मैंने बताया ना, सबसे पहले फॉर्म, सही है, उसमें आपने इंट्रो वगैरह सारी चीज़ें लिखनी है, फिर आपने डिटेल्स लिखने हैं, फिर आपने सपोर्टिंग्स अटैच करने हैं, फिर आप जाते हैं अपने मैनेजर के पास, उनसे साइन कराते हैं। प्रूफ भी तो कराना पड़ता है ना, ऐसे नहीं कि भाई आपने कोई भी अमाउंट लिख लिया और अप्रूव हो गया, नहीं। सपोर्टिंग्स तो फेक भी हो सकते हैं, तो उन्होंने ये भी तो देखने हैं ना। तो वो आप अपने मैनेजर से अप्रूव कराते हैं, फिर उसके बाद वही चीज़ आप उठा के ले जाते हैं अकाउंट्स में, और फिर अकाउंट्स वाले आपको 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं। तो ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके ना, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में आपको पैसे मिल जाते हैं। ये क्या है?
प्रोसीजर्स। आपको समझ आ रही है? कोई इशू है तो बता देना। सही, तो ये प्रोसीजर्स। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इधर ही लिखा है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि यार नॉर्मली जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे कंपनी में क्या होता है, मैं भी एक कंपनी में काम करता हूँ, इधर क्लास के बाद उधर ही जाता हूँ। सही है, वो आप इंट्रो में डिटेल में देख लेंगे। अच्छा, अब हमारी कंपनी में क्या होता है कि मैंने आपको बताया मैनुअली कुछ नहीं होता कि भाई कागज उठाओ, ये वो सारी चीज़ें अटैच करो, वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन हमारा असल फोकस होता है ये लैपटॉप बेस्ड पे, कि हम एक्सेल पे बना के उधर ही सारे सपोर्टिंग्स अटैच करें, ताकि अगर कागज़ कहीं ज़ाया भी हो मैनुअल साइड पे तो आप उनके पास वो उधर स्टोर होता है डेटा में। सही, तो हम इस तरह करते हैं। तो अब ये जो मैंने बात बताई ना कि मैनुअल नहीं, ये अभी क्यों कर रहे हैं हम, इसका फ़ायदा होगा ना। जैसे मैंने कहा कि यार अगर कागज़ात गुम गए या कोई जल गए, कोई भी मसला आ गया, तो आपका जो डेटा है वो ख़त्म, तो आप पैसे कैसे क्लेम करोगे? सही है, तो मसले मसाइल बन जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। सही है, तो अब बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि यार हमने मैनुअल नहीं, हमने इसको दूसरे हाँ सॉफ्ट में लेके चलना है। और उसका एक और भी फ़ायदा हो सकता है कि यार वो जो हम कहते हैं ग्रीन एनवायरनमेंट सब्ज एनवायरनमेंट नहीं, ग्रीन एनवायरनमेंट का मतलब होता है, आप लोग ये लफ्ज़ सुनेंगे आगे भी। ग्रीन एनवायरनमेंट का मतलब है कि यार हमने गंदगी गंद नहीं मचानी। सही है, सिंपल। और हमारी कोशिश है कि हम चीज़ों को रिसाइकिल करें। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लास्टिक्स को के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें, और हम इवन हम लकड़ी भी ज़्यादा ना जलाएं, ख़राब ना करें। सही है, ताकि डिफॉरेस्टेशन भी ना हो। तो पेपर किससे बनता है? लकड़ी से। सही है, तो वो डिफॉरेस्टेशन होती है, तो लिहाजा हम कहते हैं कि यार अगर एक चीज़ आप लैपटॉप में मेंटेन कर सकते हो, आप जितनी भी चीज़ें आप सपोर्टिंग्स लगाएं, वो डाटा आपका नॉर्मली ख़त्म नहीं होता, अच्छा खासा डाटा होता है स्टोरेज, तो आप लगाते जाएं, कोई मसला नहीं है, बजाय कि यार आप पेपर ज़ाया करें। तब ये क्या है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि मार्केट में ये चीज़ चल रही है और अच्छी चल रही है, बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह कर रहे हैं, तो हम क्यों पेपर पे करें, हमें भी ये करना चाहिए। सही है, तो जो हम कहते हैं ना कि हमें करना चाहिए, या अपने पास्ट के साथ कंपेयर करके या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करके, ये है बेस्ट प्रैक्टिस। सही है। अच्छा, अब है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड सेंट्रलाइजिंग। अब इसको पढ़ते हैं, क्या कह रही हैं। ऑर्गेनाइजेशंस डॉक्यूमेंट दीज 3 थिंग्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अब हमने तो पढ़ ली यार, पॉलिसी क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, ये चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चलते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो नॉर्मली नोटिस बोर्ड लगे होते हैं, आपने कहीं इधर देखे हैं? हाँ, तो इस तरह नोटिस बोर्ड लगे होते हैं हर डिपार्टमेंट में। उस वो जो भी कोई नई न्यूज़ आती है, कोई पॉलिसी आती है, तो वो नॉर्मली पॉलिसी मैनुअल उसे कहते हैं। सही है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में नेम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली पॉलिसी मैनुअल कहलाता है। पॉलिसी मैनुअल में क्या होता है कि जितनी भी आपके है ऑर्गेनाइजेशन में जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स जो भी चीज़ें हैं, वो सारे उस पॉलिसी मैनुअल के ऊपर डिटेल में आ रहे होते हैं। तो इवन उसको वो सेग्रीगेट भी कर सकते हैं कि यार ग्रुप के ये पहले इस डिपार्टमेंट का ग्रुप है, फिर इस डिपार्टमेंट का, या ये ड्रेसिंग के हवाले से इंस्ट्रक्शंस हैं, ये टाइमिंग के हवाले से हैं, ये कम्युनिकेशन के हवाले से हैं, आपने किसको रिपोर्ट करने हैं उसके हवाले से है। ये सारे उसको वो अलग अलग करते हैं और वो आपके पॉलिसी मैनुअल में आ जाते हैं। तो वो नोटिस बोर्ड पर भी लगा सकते हैं। सही है, प्लस वो आपको ईमेल भी करते हैं। नॉर्मली हर एक एम्प्लॉय की ईमेल चली जाती है एक ही क्लिक पे। सही है, वो ईमेल भी पढ़ लेते हैं, या कहीं पे अगर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि सालाना ट्रेनिंग्स होते हैं नॉर्मली। सही है, तो उसमें भी वो कॉपी करके वो सारों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि आप एक दफ़ा पढ़ लें, अगर किसी को कोई इशू है तो वो बता दें। तो इस तरह डिफरेंट तरीक़ों से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपको कम्युनिकेट करते हैं अपने पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। So organizations document these 3 things to avoid confusion. Imagine if every department followed different rules. It would be chaos. Chaos यानी confusion create हो जाती है। सही है, mess create हो जाता है। That's why organizations often publish their policies and procedures on a central internal network. यही जो मैंने आपको बताया ना, जो आपकी ईमेल्स वगैरह आते हैं, तो ईमेल्स की बजाय एक और भी तरीका होता है। एक होता है इंटरनेट। सही है, एक होता है इंट्रानेट। सही है, एंटर का जो लफ्ज़ है मैं आपको जनरल समझा देता हूँ, या आप बाकी जगहों पे भी सुनेंगे। वो आपने कभी कभार सुना होगा इंट्रा सिटी एंड इंटर सिटी ट्रैवल। लोग कहते हैं ना यार मैं इंटर सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं इंट्रा सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ। इंटर जो लफ्ज़ है INTER, इसका मतलब है कि दो चीज़ों के बिटवीन, के दरमियान। सही है, तो उसमें हम दो चीज़ें कंपेयर कर रहे होते हैं। वो दो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, दो सिटीज़ भी हो सकते हैं।
सही है, 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, सही है। तो इंटरनेट का मतलब इंटर लफ्ज का मतलब है 2 चीजों के दरमियान। तो अगर हम इंटर सिटी की बात करें तो इसका मतलब है कि मैं एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, इंटर सिटी ट्रैवलिंग, यानी मैं लाहौर से फैसलाबाद जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ इंट्रा सिटी, इंट्रा का मतलब है कि एक ही चीज के अंदर आप बात कर रही हैं। तो इंट्रा सिटी का मतलब है कि मैं इसी सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ, सही है, एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहा हूँ। यानी मैं गुलबर्ग से सपोज करें मैं कोई जा रहा हूँ कोई जेल रोड वाले साइड पे, या मैं कहीं जा रहा हूँ कोई टोकर वाले साइड पे, सही है। तो ये इंट्रा सिटी ट्रैवल हुआ। तो इस तरह इंटरनेट जो है वो आपको बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करती है, जो आप लोग यूज करते हैं। इंट्रानेट का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जस्ट उन्होंने एक डेटाबेस क्रिएट किया होता है और उसके थ्रू वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो वो अगर उस डेटाबेस पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं, कोई फाइल अपलोड करते हैं, कोई ट्रेनिंग सेशंस अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, तो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, वो सिर्फ उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देख सकते हैं। तब देखें ये एक किस्म से छोटा सा इंटरनेट बन गया। सही है, इंटरनेट में ये है कि यार आप कोई भी बंदा यूएस में बैठ के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं, फेसबुक के थ्रू वो देख सकते हैं। लेकिन इंटरनेट क्या है कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के कोई चीज़ उस डेटाबेस पे रख रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग देख सकते हैं, बाकी के लोग नहीं देख सकते। लेकिन उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट मीन्स कि उसके लिए नेटवर्क चाहिए। हाँ, असल में इंटरनेट का लफ्ज़ है, हम वो कहते हैं इसको सब कर लें कि इसको हम मिस इंटरप्रेट करते हैं, सिंपल, सही है। वो जो हम बात करते हैं ना वाईफाई सिग्नल्स, ये नेटवर्क से रिलेटेड है, उसको हम नेटवर्क कहते हैं, इसको इंटरनेट नहीं कहा जाता। इंटरनेट इस पूरे चैनल को कहा जाता था। हम कहते हैं यार आपके पास इंटरनेट है, ये गलत लफ्ज़ है। किसी के पास इंटरनेट नहीं होता, वो नेटवर्क की बात की जाती है, सही है, या वाईफाई की बात हम करते हैं, सिग्नल्स की बात करते हैं। तो इंटरनेट वो लफ्ज़ है एक इस पूरे चैनल के लिए। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहे हैं तो एक सपोज कर लें कि वो इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा, सही है, छोटा इंटरनेट, तो उसको हम फिर इंट्रानेट कहते हैं। तो ये जो हमने इंटरनेट की बात की, ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का नेटवर्क जिसके थ्रू हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो जो भी पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये हम इंट्रानेट के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर देते हैं कि यार ये चीज़ें हैं, और ये अगर कहीं चेंजेस आ गए हैं पॉलिसीज़ में तो भी उनको डेली बेसिस पे कम्युनिकेट कर दिया जाता है। सो एवरीवन नोज वेयर टू फाइंड देम एंड कैन फॉलो द सेम रूल्स, सही। वाई इट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंस की तो हमने ऑलरेडी इतनी बातें कर ली हैं कि यार क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे ज़ाहिर हो जाता है डिफिनेशन सारी चीज़ों से कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन चलती ही नहीं है, सही है। अगर मैंने टाइमिंग्स का बताया ही नहीं तो कोई 12 बजे आ रहा होगा, कोई हो सकता है कि कोई इवन अपने टाइम से भी पहले आ जाए, उसमें भी फ्रॉड के चांसेस होते हैं कि जो पहले क्यों आते हैं, सही है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई लोग है ही नहीं, वो चीज़ों को शफल कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, सही है, इंट्रीज को ख़राब कर सकते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं। या इवन 5 बजे छुट्टी होती है और कोई बंदा 4-3 बजे उठ के चला जा रहा है, छुट्टियाँ ये भी कर रहे हैं। पॉलिसीज़ हो तो तभी चीज़ें सेट होंगी ना। प्लस अगर आप ओरल भी पॉलिसीज़ बताते हैं, इसका भी नुकसान है। आपने अगर डॉक्यूमेंट नहीं की चीज़ों को, आपने उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया, इंट्रानेट पे सारों के लिए एक जैसे पॉलिसीज़ ना पड़े हो, तो कोई भी बंदा उठ के क्लेम कर सकता है कि यार वो जो फलाँ बंदा है उसने तो परसों छुट्टी की थी, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रही? सही है, तो आप बता सकते हो ना कि यार ये हमारे पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स हैं, ये आपके सामने पड़े हैं, आपको हमने कम्युनिकेट भी किया है इस रूट के थ्रू। नोटिस बोर्ड पे भी लगे हैं, ईमेल भी आई है, आपको इंटरनेट पे भी पड़े हैं सारी चीज़ें, सही है। तो अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो बेस्ट प्रैक्टिस हम उनको उसको निकाल लेते हैं, सही है। तो आपके सामने है वो एग्जाम्पल, तो आपके साथ भी यही होगा। लेकिन अगर आप सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हो, उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, तो फिर मैस क्रिएट हो जाएगा। Why it's even more important, this becomes even more essential in large or decentralized organizations। जितने छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें अगर आप इवन ओरल भी कम्युनिकेट कर दें तो ज़्यादा मसला नहीं होता, सही है। कोई छोटे मोटी कंपनीज हैं जिसमें सिर्फ 5 से 10 एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो आप अभी ये तो नहीं कर सकते उसके लिए आप इतना खर्चा करें, लाखों रुपए लगा के आप इंट्रानेट क्रिएट करें, उस पर अच्छा खासा खर्चा लग जाता है, सही है। ऑर्गेनाइजेशन इतनी छोटी है, इतने तो वो कमा नहीं रहे, सही है। तो आप जनरली बस एक पेज प्रिंट करते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कॉपीज़ निकाल के आप दीवारों पे छाप देते हैं, बस बात ख़त्म। और उनको कम्युनिकेट करते हैं कि यार ये स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें, बस। अगर वो फॉलो ना भी करें तो पता चल जाते हैं, 5 ही या 10 ही तो लोग हैं। रोज़ाना बेसिस पे ऑफिस आते हैं, आपकी नज़र के सामने रहते हैं, एक ही इतना सा ऑफिस होता है,
तो आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा क्या क्या कर रहा है, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, उसकी ड्रेसिंग क्या है, सारी चीज़ें आपको दिख रही होती है। लेकिन अब जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मल्टीनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सही है, तो उनके ब्रांचेस होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, तो वो जो बॉसेस होते हैं वो एक ही ऑफिस में तो बैठे होते हैं, हेड ऑफिस पे, बाकी ऑफिस का उन्हें पता ही नहीं होता वो उधर क्या चल रहा है। तो वो फिर डिफरेंट रूट्स के थ्रू प्रॉपर पॉलिसीज वो बनाते हैं और डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और स्ट्रिक्टली फिर उस पर वो फॉलो अप भी लेते हैं कि यार ये फॉलो हो भी रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है, सही है, क्योंकि वहाँ रिस्क भी तो ज़्यादा है ना, सही। वेयर एम्प्लॉइज वर्क इन डिफरेंट लोकेशंस, वही बात, डिपार्टमेंट्स विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, वन टीम माइट ओवरस्पेंड ऑन ट्रेवल और मील्स व्हाइल अनदर फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स, सही है, कहीं पे फॉलो हो रहे होंगे, कहीं पे नहीं हो रहे होंगे, सही है। कोई क्वेश्चन आपका? आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैं नए वालों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनको शायद कन्फ्यूजन हो। क्लियर है? आप आज फिट हो? डॉक्टर के पास गए थे? हो गए खुद ब खुद? हाँ, हमें भी यार बताओ कोई प्रिस्क्रिप्शन क्या कर ली है, खुद ब खुद ठीक हो गए? अच्छा, सही सही। पॉलिसीज में इंक्लूड एक्सेप्शंस, हाँ पॉलिसीज में एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। इस तरह भी नहीं होता कि भाई जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली वही फॉलो करें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वो रखते हैं और रखनी चाहिए। अगर कोई नहीं रख रहा तो वो गलत कर रहे हैं, सही है, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, सिचुएशंस आते हैं कि वहाँ पे वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि उसमें आप स्ट्रिक्टली पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकते, सही है। तो वो फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड होती है कि यार चलो आप इसमें से कुछ कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी पिछले महीने गया था, लास्ट में हमारे कुछ काउंट्स थे, तो मैंने पहले जाना था एक दिन डस्का, यक्कम जून को, सही है। डस्का ये है कोई सियालकोट वाली साइड पे, सही है, मैं एक ही दफ़ा गया हूँ। तो वहाँ मैंने जाना था और फिर उसी रात निकल के दूसरे दिन मेरी असाइनमेंट थी बहावलपुर में। तो वो अच्छा खासा फासला है, यानी आप समझे कि ये अगर लाहौर है ये, तो आप पहले लाहौर से डस्का इधर आते हैं, ये लाहौर, ये डस्का, और फिर बहावलपुर आप इधर आते हैं, और अच्छा खासा फासला है। तो पहले इधर ट्रैवल करके शाम शाम को मैं उधर से फ्री होकर कोई 5 बजे के टाइम पे वापस मैं लाहौर आया रात तक, और फिर यहाँ से निकल के पूरी रात ट्रैवल करके सुबह कोई 4:30-5 बजे के टाइम पे मैं बहावलपुर पहुँचा। ये मैं बता रहा हूँ कि वो जो मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। अब बहावलपुर पहुँच के सुबह 4 साढ़े 4 बजे हैं, मुझे कोई इन ड्राइव तो मिल ही नहीं रही। मैं ऐप बार बार ओपन कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मली हम इन ड्राइव इसलिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पे वो रिसीट्स आ जाते हैं एविडेंस के लिए, कि जब हम पैसे क्लेम करेंगे तो फिर हम बता सकें कि ये सबूत है कि भाई ये मेरे इतने पैसे लगे थे। तो नॉर्मली रिक्शा वाले के साथ आप बैठ जाएं तो आप उनसे रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते, चाचा ये ज़रा आप लिख के दें, अपनी कंपनी का नाम आपके कागज़ के ऊपर आ रहा होगा, कहेंगे बेटा कंपनी कहाँ से आ गई। तो जब मैं पहुंचा उधर कोई ड्राइव मुझे मिल ही नहीं रहा था, फिर मजबूरन रिक्शा या गाड़ी जो भी मुझे मिली तो वो मैंने यूज़ कर ली है। और जब वापस ही पे आया हूँ तो कोई नॉर्मली मेरा कोई एक्सपेंस बना था तकरीबन कोई 17-18 हज़ार का टोटल, सही है, 2 दिनों का। लेकिन उसमें ये था कि कुछ पोर्शन जो था कोई 3 से 4 हज़ार का, वो मेरे ये बाकी ऐसे लगे थे जिसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, वो फिर मैंने जाके जो सपोर्टिंग्स वाला एरिया था जहाँ पे मैंने ये वाले सेक्शन लिखे थे, ये 3,000, 2,000, 4,000 जिसकी मेरे पास सपोर्टिंग नहीं थी, उसके सामने रेफरेंस डाल के वो मैंने नीचे लिख लिया डिस्क्रिप्शन में कि इसकी सपोर्टिंग नहीं है, उसकी वजह ये है कि मैं इस टाइम ये पहुँचा हूँ, सही है, और उस वक्त मुझे ड्राइव नहीं मिली, तो लिहाजा मैंने ये इस तरह की जो है या रिक्शा या गाड़ी जो भी है वो मैंने यूज़ कर ली, और चूँकि ड्राइव नहीं था तो मेरे पास एविडेंस नहीं है, सही है। तो वो नॉर्मल फेयर वो ज़रा सोच भी लेते हैं कि हाँ यार ये चीज़ एक्सेप्टेबल भी है, वो सिचुएशन भी ऐसी थी। तो पॉलिसी तो नॉर्मली ये होती है कि यार आपने सपोर्टिंग्स लगाने तभी आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन एक्सेप्शंस, ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं कि जहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि हाँ चलो यार अब ये एक्सेप्टेबल है, सही। तो ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया। Not all policies are strict or apply equally in every case. Sometimes there are exceptions. For example, a company may refuse to sell to a customer who doesn't pass a due diligence or background check. अब जैसे कंपनीज नॉर्मली उनकी पॉलिसी होती है कि यार हमने ऐसे ऐसे कस्टमर्स को सेल करना है,
लेकिन कभी कभार कोई ऐसा कस्टमर आ जाते हैं कि जिसमें हमें रिस्क ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं नहीं यार हमने नहीं करना। तो एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि हमें लगता है कि यार ये कस्टमर जो है ये फ़लाँ कंपनी के साथ ट्रेड करता था, उनसे चीज़ें लेता था और इसकी जो हिस्ट्री है वो ख़राब है, ये टाइम पे पैसे नहीं देता या चीज़ें लेके गायब हो जाता है, सही है। या चीज़ें जब ले लेता है तो उसमें बाद में वो कहते हैं कि यार ये तो ख़राब है, इसमें डैमेजेस हैं, हालांकि नहीं होते हमारी तरफ से, और वो फिर उधर से मसले मसाइल भी बनाते हैं कि यार मैंने पैसे पूरे नहीं देने, सही है। तो उसकी हिस्ट्री ख़राब है, तो लिहाजा हम कहते हैं कि यार इसको हमने सेल ही नहीं करना। तो एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। अच्छा, अब इसका आप लोगों ने बताना है। मैंने नए जो है स्टूडेंट्स उनसे भी एक आध पूछना है। यार आप आगे आ जाएं, इनके साथ बैठे आज, इनके पास नोट्स नहीं है। हाँ सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो स्टेटमेंट है पढ़ लें आप इसको, और फिर आप बता सकते हैं, पढ़ लें और फिर आपने बताना है। ज़बरदस्त। सही है। अब वोटिंग करेंगे। अब हर एक ने बताना है कि वो ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, सही है सर। बल्कि वोटिंग नहीं है, एक मिनट, आपने जहन बताना है कि ये पॉलिसी है कि प्रोसीजर है कि बेस्ट प्रैक्टिस है। आपकी तरफ से भी आंसर आ जाए। पॉलिसी है। आपने क्या बताया? पॉलिसी। कोई तो अलग आंसर आए आप में से। आप बताएं, आप बताएं। यार मज़ा नहीं आ रहा ना, वोटिंग ख़राब होगी। Full time hours must not be worked unless a senior manager has approved। हाँ सही है, आप लोग आंसर सही है, सही है। किसी का है तजाद कि भाई मैं इसको पॉलिसी नहीं कह रहा? सारों का एक ही आंसर है, सही है। चले, अपने साथ आंसर्स लिख लें, फिर सही जिसका गलत हो वो भी सही कर लें। अच्छा, अब दूसरा वाला, ये बताना है किसने, ये चश्मों वाले भाई ने। क्या नाम है? अवैस। हाँ, आपके पीछे तो खाता भी है, अब मैंने खोलना है। शुक्र है मुझे फिर से याद आ गए, वरना मैं भूल गया था। हाँ बताएं सर, पढ़ें आराम से और फिर बताएं क्या है, पॉलिसी या प्रोसीजर है। मैं भी पढ़ लेता हूँ। ऑल एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर दैट environmental impact is consistently measured and improved। और वो बताएंगे। बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी किसकी तरफ से आया था? अब सही है, सही है, पॉलिसी एंड बेस्ट प्रैक्टिस। अब वोटिंग करेंगे जी। गर्ल्स वाली साइड। बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस, पॉलिसी। यानी बेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा आ रही हैं। अब बताएं क्या करें, क्या करें इसको, बेस्ट प्रैक्टिस या पॉलिसी? नहीं वो तो सही है ना, बेस्ट प्रैक्टिस अगर है भी तो वो पॉलिसी ही बेस्ट प्रैक्टिस होती है, लेकिन जब वो नॉर्म बन जाती है, सही है। लेकिन उसको हमने देखना है कि उसका कोई इफेक्टिव रिजल्ट है कि नहीं है। तो अब है बेस्ट प्रैक्टिस है या पॉलिसी है? बेस्ट प्रैक्टिस। वो अपने आंसर पे कायम है। किस बेस पे? आप रीजन भी बताना है। आपका भी सुनेंगे। हाँ सही है, तो बेस्ट प्रैक्टिस भी हम फॉलो ही करते हैं। हमने लफ्ज़ क्या ढूंढना है? इफेक्टिव रिजल्ट्स। मैंने आपको लफ्ज़ बताया था ना, ये बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। हाँ तो पॉलिसी सही है, तो बेस्ट प्रैक्टिस को भी हम इंश्योर ही करते हैं जी। पॉइंट आ गए,
चलें वो उनका आंसर बारी, उनका जो है ना वो पल्ले का जो साइड है वो बारी हो रहा है। हाँ चलें, आपकी तरफ से कोई कमेंट जो पॉलिसी वाले हैं। हाँ आप बताएं, आप क्या रीजनिंग देंगे? आप एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, बेहतर लफ्ज पे फोकस करें, सोचें। अब मजा आ रहा है, हर एक की तरफ से कमेंट आए ना, और वो दोनों मतलब उनकी भी पॉइंट सही है कि भाई सारे एम्प्लॉइज फॉलो कर रहे हैं, और वो जो कंफ्यूजन का जो लफ्ज है ना वो है ऑल एम्प्लॉइज, यहाँ पे सारा पड्डा है। तो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है ना, ये मैंने रियल SCCA के मटेरियल से उठाया है ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई एग्जामिनर किस लेवल की टेस्टिंग करता है। SCCA के जो एग्जामिनर है ना, उनका उनका ये तरीका है कि भाई आप अपने नोट्स में से उस वक्त तक पढ़ें, उनका ये तरीका है कि भाई वो आपको कस्तन कंफ्यूज करते हैं कि भाई आप लोग कंफ्यूज हो के आप गलत आंसर सेलेक्ट करें। अब ये जो मैंने बात बताई ना, आप फोकस करें। हाँ सोचें कि आपको वो कस्दन कंफ्यूज करा रहा होता है, अब ये चीज सोच के बताएं। कोई और पॉलिसी वाले रीजन दे सकते हैं? कोई पॉलिसी और किसने बताई थी? आपने क्या बताया था? ना यार पॉलिसी बता, आंसर तो नहीं बदल रहे। सोचें, आपकी तरफ से आया था कोई रीजन? नहीं नहीं बताएं, शाबाश। आपने बेस्ट प्रैक्टिस बताया ना, हाँ तो उसकी रीजन क्या है? ये तो आप पॉलिसी का रीजन बता रहे हैं, और बल्कि ये पॉलिसी का भी रीजन नहीं है, मस्ट फॉलो, तो हमने तीनों ही फॉलो ही करने हैं, ये रीजन नहीं है। देखिए हर एक डिफिनीशन में एक कीवर्ड है जहां से आपने अपने आंसर को पिक करना है कि इस कीवर्ड को मैंने ढूंढना है अपने क्वेश्चन में से, और इसके बेस पे मेरा ये आंसर बनता है। तो वो कीवर्ड्स आपको मिल जाए तो फिर आंसर इजी है। अब ये इस पे आपने सोचना है, तब तक आगे वाले पे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग मैंने आपसे पूछनी और ये आज मैंने आप लोगों से ही कराना है, सही है? सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा। आगे वाला क्या है? दो, ये है ईमेल द हेड ऑफ परचेजिंग टू ऑब्टेन अप्रूवल बिफोर प्लेसिंग। बिफोर के लफ्ज पे क्या है? फोकस है। मैं यार आपको हिंट भी दे रहा हूं, बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ ओवर 1000 द ऑर्डर इज प्लेस्ड ओनली आफ्टर, फिर आफ्टर के लफ्ज पे फोकस है। रिसीविंग एन ईमेल कंफर्मेशन टू डू सो, टू डू सो पे फिर से फोकस है। यार अब ये भी गलत करें ना आप लोग, बहुत शर्म की बात होगी, बहुत शर्म की। मैंने सारा आंसर ही आपको बता दिया। हाँ दानियाल कौन है? आप हो ना? अब आप बताएं। प्रोसीजर आपकी तरफ से आप बताएंगी। पॉलिसी, चलें फिर से वोटिंग। कोई बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं बताएंगे? है किसी का बेस्ट प्रैक्टिस? किसी का भी नहीं है? चलें हाँ स्टार्ट उधर से। जी जनाब, पॉलिसी या आप इनको वोट करेंगे या उनको वोट करेंगे? इनको। आप प्रोसीजर अपने भाई को वोट कर रहे हो, भाई भाई है, वहां पे हम दगा नहीं कर सकते। चलें हाँ प्रोसीजर, प्रोसीजर जी। आपने धोखा दे दिया उनको, आपस में आप लोग कानों में कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं कि नहीं ये आंसर हम दोनों ने बताना है। और जब आपको पता चले ना कि सारे प्रोसीजर प्रोसीजर बता रही हैं तो बस नहीं, लिखने का क्या फायदा? मुझे तो आपने गलत बताया ना, आपने एग्जामिनर को उधर आंसर दे दी है पॉलिसी, आप फिर बाद में नहीं मुझे तो पास कराई, मैंने तो उधर लिखा था, इसका तो फायदा नहीं होता ना। चले गुड, जबरदस्त, ये प्रोसीजर है। वो जो आफ्टर, बिफोर, टू डू सो, टू डू सो का क्या मतलब है कि हमने ऐसे करना है। और मैंने क्या बताया था, कीवर्ड क्या था?
कि पॉलिसी जनरल गाइडलाइन, लेकिन प्रोसीजर है कि उसको हमने करना कैसे है। वो कैसे का जो लफ्ज था हाउ या टू डू, सो हाउ टू डू, तो ये जो अल्फाज हैं ये कीवर्ड्स है प्रोसीजर के लिए। तो अगर हमने अपने क्वेश्चन में से ये देखनी है, बाकी अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर ना भी पढ़ा ना, आपको कीवर्ड मिल गए, बस आंसर मिल गए। सही है। इस तरह बिफोर आफ्टर मैं क्यों कह रहा था, वो इसलिए क्योंकि जब बिफोर आता है या आफ्टर आता है तो आपके जुमले को वो ब्रेक कर लेते हैं कि यार ये जो जुमला है ये अलग है, ये अलग है। बिफोर से पहले एक अलग सेंस है, बिफोर के बाद एक अलग सेंस है कि यार ये काम ऐसे है बिफोर ये, यानी इससे पहले ये करना है। या जो आफ्टर का लफ्ज आ जाता है कि यार इसके बाद हमने ये करना है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टेप्स क्रिएट हो गए हैं। सही है। आगे आगे कौन सा है, पढ़ ले कोई। मुझे भी थे। All purchases must be within the agreed budget। हाँ इजी है यार, ये तो इजी है। बताएं। पॉलिसी सारे, कोई किसी का तजाद तो नहीं है। सही है। आगे ये भी इजी है, ये भी इजी है। यहाँ पे तो आपको क्लियर कर बता दिए। प्रोसीजर जबरदस्त प्रोसीजर है। क्यों प्रोसीजर है, पढ़ ले कोई, पढ़ ले। जैन पढ़ लें आप, क्या लिखे पढ़ा जा रहा है। हाँ तो पढ़ लें। हाँ ऊंची आवाज में पढ़ ले यार, क्या शर्म आ रही है आपको। हाँ ये देखें, स्टेप 1 स्टेप 2 खुद बता रहे हैं, खुला आंसर है। सही है। अब आ जाएं, वो जो दूसरा वाला था कौन सा था, ऑल एम्प्लॉइज। अब यार फाइनल बता दें, एक ही लाइन पे आ जाएं सारे। क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। सही है। ऑल एम्प्लॉइज का लफ्ज लिखा है, देखें पॉलिसी, उसका जो कीवर्ड है वो है जनरल गाइडलाइंस। और मैंने उसका एक और कीवर्ड आपको आज नया बताया कि इन द वेरी फर्स्ट स्टेज हम ये इंप्लीमेंट कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। सही है कि यार ये चीज़ ऐसी है, आपने ऐसे करना है। अब सॉरी मतलब ये चीज़ आपने करनी है, फिर कैसे करना है, क्या करना है वो पॉलिसी है। सही है। वर्ड का अगर लफ्ज आ जाए, कैसे करना है हाउ, ये कीवर्ड है किसके लिए, प्रोसीजर के लिए। और अगर वो जो व्हाट एंड हाउ की जो हमने बात की पॉलिसी एंड प्रोसीजर, वो अगर नॉर्म बन जाती है, उससे हमें कोई फायदा होता है, फायदे का जो लफ्ज है वो कीवर्ड है। इफेक्टिवनेस का वर्ड कीवर्ड है कि जहां से हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले, वो बेस्ट प्रैक्टिस है। और आप उसमें से ढूंढे कि यार क्या चीज ऐसी है कि जहां पे मुझे कोई अच्छा दिख रहा है कि यार हाँ यार इस चीज से कोई फायदा हो रहा है, या वो जुमले से जाहिर करा रहे हैं कि यार इस चीज का कोई फायदा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ग्रीन एनवायरमेंट, सही है। या इसके अलावा जनरल वैसे वो कर रहे हैं कि यार इसकी वजह से हमें हमारी और चीज़ें ऑर्गेनाइज चलती है, अच्छी चलती है, लोग टाइम से आ रहे हैं, ये वो। तो वो जो रिजल्ट्स बता रहे हैं ना वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो यहाँ पे वो आपको वही तो कह रहे हैं यार। एक मिनट में कनेक्ट करवा देता हूँ। कि ऑल एम्प्लॉइज मस्ट फॉलो, अब देखिए मस्ट फॉलो कीवर्ड नहीं है यहाँ। सही है। बेस्ट प्रैक्टिस हो, पॉलिसी हो, प्रोसीजर हो, ये आपने फॉलो ही करने होते हैं। सही है। ये नहीं कि मैंने पॉलिसी तो फॉलो करनी है लेकिन मैंने प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। क्यों फॉलो नहीं करना, आपको बता रही है 5 दिन के अंदर अंदर आप क्लेम करेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। सही है। फिर आगे प्रोसीजर क्या था कि फॉर्म और वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। अब सही है, पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हैं कि 5 दिन के अंदर मैं क्लेम करूंगा। कैसे क्लेम करोगे, ये अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो क्लेम कैसे करोगे। सही है, नहीं कर सकते ना। तो वो जरूरी है, वो भी फॉलो ही करना है। और अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस कोई चीज बन जाती है तो वो भी आपने फॉलो ही करना है। तो मस्ट फॉलो ये रीजन नहीं है, जिसने भी दिया था वो रीजन नहीं है। सही है। लेकिन आई अप्रिशिएट कि भाई आप लोग रीजनिंग दे रहे हो, ये अच्छी बात है। सही है। इसी तरह सीखने हैं आप लोग। अभी से रीजन दे रहे हो, उस पर फोकस करो कि यार ये तो मैंने उधर पढ़ा था तो वो इधर दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा सा उसको अलाइन करना है। मैं भी आप लोगों को सिखाता रहूंगा कि भाई उसको कैसे अलाइन करना है, कि सही कीवर्ड कैसे पिक करना है। सही है। तो जब जब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से मैं आपको कहता रहा हूँ नोट कर लिया करें। वो जो मैं जिस लफ्ज़ के ऊपर फोकस कर, जैसे मैंने वो सेल्स एंड मार्केटिंग में नीड के लफ्ज़ पे गौर किया था, गौर कराया था आप लोगों को। सही है। तो ऐसे अल्फाज अपने साथ नोट कर लिया करें या उसको इनसर्कल करें
कि यार ये कीवर्ड है, इसको मैंने अपने क्वेश्चन में ढूंढना है, और उसी के थ्रू आपको आंसर मिल जाते हैं इजीली। सही है, क्योंकि 2 घंटे का अगर एग्जाम है और उसको आपने कवर करना है 2 घंटे के अंदर अंदर, तो यही कीवर्ड्स के थ्रू ही आप कर सकते हैं। सही है, बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइम निकल जाएगा। ऑल एम्प्लॉइज मस्ट फॉलो द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखें, टू इंश्योर जो लफ्ज है ना, वो जिसने भी कहा था कि टू इंश्योर आ रहा है, तो पॉलिसी की तरफ आपको इंक्लाइन नहीं करता, बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ आपको इंक्लाइन करता है। कैसे इंक्लाइन करता है कि आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम यूज करें टू इंश्योर। आप इंश्योर के बाद वो आपको रिजल्ट्स तो बता रहे हैं, टू इंश्योर क्या, इफेक्टिव रिजल्ट्स। अब रिजल्ट क्या है वो आपको बता रहे हैं, टू इंश्योर दैट एनवायरमेंटल इंपैक्ट। देखिए इंपैक्ट की बात आ गई, इंपैक्ट क्या है, रिजल्ट नहीं है, उसी का दूसरा नाम है। सही है, टू इंश्योर दैट एनवायरमेंटल इंपैक्ट इज कंसिस्टेंटली मेजर्ड एंड इंप्रूव्ड। इंप्रूव्ड फिर से कीवर्ड। सही है, ये आपका क्वेश्चन। किसी को कोई कंफ्यूजन कि यार नहीं अभी भी समझ नहीं आ रही, क्या डिफरेंस है? अक्सर औकात होता है कि यार मैंने पढ़ ली, डेफिनेशन भी समझ आ गई, लेकिन अभी भी वो बारीक जो डिफरेंस है मैं पिक नहीं कर पा रहा। है कोई इशू तो बताएं जी। तो करते हैं, तीनों के तीनों सारे एम्प्लॉइज ने ही फॉलो करने हैं। सही है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस में बात आ जाती है कि यार उसके हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले और वो आपको बता भी रही हैं। असल में बेस्ट प्रैक्टिस, आपने जो पॉइंट बताया ना कि बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी ही है, सही है, वो की अलग चीज नहीं है। पॉलिसी इज इक्विवेलेंट टू बेस्ट प्रैक्टिस, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस वो पॉलिसी है कि जो अच्छे खासे टाइम से चलती आ रही है, सालों से चलती आ रही है, और उसके हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स भी मिले हैं, तो वो पॉलिसी बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी बेस्ट प्रैक्टिस इज अ पॉलिसी, बट एवरी पॉलिसी इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। सिंपल। सही है, ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दी है कंसेप्चुअल, कि भाई ये सारे, सपोज करें ये सारे पॉलिसीज हैं। सही है, इसमें कुछ ही पोर्शन होगा जो कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस बन जाते हैं। ये हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस, यही पॉलिसीज है सारा का सारा डब्बा। सही है, लेकिन इसमें ये पोर्शन जो है ये हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस बन जाते हैं और बाकी नॉर्मल पॉलिसीज होते हैं। तो दीज आर पॉलिसीज। सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप स्पेसिफाई करके बताएंगे कि यार ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि नहीं है। अगर वो बेस्ट प्रैक्टिस है तो ऑटोमेटिकली दैट इज अ पॉलिसी, लेकिन आपने आंसर तो बेस्ट प्रैक्टिस का देना है ना। सही है, तो ये इन अ सेंस वो पॉलिसी है, लेकिन वो पॉलिसी हमारी बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है। सही है, तो आपने कीवर्ड्स को ढूंढना है। अच्छा, ये जो टॉपिक्स है हम आगे इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, कल कोशिश करनी है इसको ख़त्म करें। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि कल नहीं बल्कि परसों। सही है, कल थर्सडे है तो परसों या फ्राइडे को या सैटरडे को, इन 2 दिनों में से आप लोगों का किसी एक दिन टेस्ट होगा चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 हम इंशाल्लाह या कल क्लोज करेंगे या हम परसों क्लोज करेंगे। सही है, इसमें कुछ ही टॉपिक्स है छोटे छोटे, तो वो ख़त्म करके आप लोग ने ये करना है कि आज से ही तैयारी पकड़नी है। जिसके लेक्चर्स पीछे वाले रह रही हैं तो आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आज ही आपको मिले, पढ़े जाए उनकी पीछे, ना मिले लेक्चर्स बाय इवन इन पर्सन। मुझे, मैंने वैसे स्टार्ट में आपको बताया था कि इन पर्सन मुझे मैसेज ना करें। सही है, अच्छी बात है कि आप ग्रुप में करें। सही है, ताकि सारी चीज़ें अलाइंड हो। मिस रिदा भी उस ग्रुप में होती हैं, बाकी मैनेजमेंट के लोग होते हैं। सही है, तो ताकि उनको दिखे कि यार स्टूडेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी इश्यूज रिजॉल्व हो रही हैं, मैं आंसर कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें एक ही ग्रुप के अंदर चल रही हो तो अच्छी बात है। प्लस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हो सकता है वो कोई वही क्वेश्चन किसी और के माइंड में भी हो, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं या वो हिजिटेट कर रही हैं। सही है, तो जब एक को मैं आंसर देता हूँ तो दूसरे को ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाते हैं। तो जब आप इंडिविजुअली कोई चीज़ पूछते हैं तो वो औरों के भी इश्यूज होते हैं उन चीज़ों में, तो मैं हर एक को फिर अलग अलग से आंसर कर रहा होता हूँ। सही है, तो ग्रुप में करें। हाँ, आपका कोई पर्सनल इशू हो, कोई बहुत अर्जेंट इशू हो, आप कहते हैं कि यार ये अब इंपॉर्टेंट है और मैंने जल्दी रिजॉल्व कराना है, तो फिर आप मुझे इन पर्सन मैसेज कर सकते हैं। सही है, तो आपने आज उनके पीछे पढ़ना है, आप तीनों ने, और आप, मैं बता भी देता हूँ उनको कि आपको आज लेक्चर्स मिले। ये 2 दिन के अंदर अंदर जो पुराने वाले लोग हैं वो ये कर लें, आप बल्कि इसको एंड कर सकते हैं। सही है,